मैथमेटिक्स ले लेगा, लेकिन थ्योरी के 4 पेपर है। तो सांस्कृतिक कौशल विकास करके, जिसको आप कह रहे हो इंडियन नॉलेज सिस्टम या वर्ल्ड नॉलेज सिस्टम, वो मिला के अगर आप, हमारा निवेदन ये है कि आप अगर इतने अच्छे पद पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो इसको थोड़ा इस तरह से प्रस्तुत करें विभागों में कि है ना, सब विभाग बनाएंगे सांस्कृतिक कौशल विकास अपने पेपर में ढूंढेंगे। बिल्कुल तो क्या लगाना है, मैं ये पूरा आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसका मैं और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कर भी लिया, क्योंकि वीसी साहब सारंगदेव साहब हमारे चेयरपर्सन हैं, तो उनको मैंने अपना एक दिन ऐसी मीटिंग थी, तो मैंने कहा हमने ऐसे किया, तो उन्होंने फट संस्कृत वालों को कहा कि तुम है ना जो उसने बनाया है ना, तो संस्कृत वाला लागू करेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी साहित्य अपना पाएंगे। बिल्कुल, तो हम इसी तर्ज पे हमने भी एक काम किया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम एकदम विभागों तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोगों ने, जैसा कि नारायण जी ने बताया था शुरू में, कि हम हर स्कूल और हर कॉलेज में और एक हर यूनिवर्सिटी में हम एक संस्कृति और विरासत केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसमें हम कोई भी विभाग हो या तो सारे ही विभाग हो, हम 4-5 चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो भारतीय पंचांग, जो बड़ा बहुत ही साइंटिफिक और खगोलीय दृष्टि से भी बहुत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इसको हम लोग अपने इस संस्कृति के माध्यम से प्रमोट करेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि आज हमारा त्यौहार राखी आज 12 अगस्त को आई है, अगले पिछले साल 8 अगस्त को क्यों आई थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और एक और चीज़ कि हमारे भारत सरकार ने, हमारी राजस्थान सरकार ने दोनों कैलेंडर को राजकीय मान्यता दे रखी है। जब आपका वार्षिक कैलेंडर आता है छुट्टियों का, तो इसमें पहले तिथियाँ होती है, बाद में अंग्रेजी तिथियाँ होती है, लेकिन क्योंकि हम इतना मेहनत करना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी तिथियों को ही प्रधानता देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस संस्कृति केंद्र के माध्यम से हमारे पंचांग को, हमारे भारतीय त्योहारों को, त्योहार के समय में छुट्टियाँ क्यों मनाई जाए, त्योहार के आगे पीछे हम लोग कॉलेज में भी वो त्यौहार मना, तो जैसे राखी के समय में गुरु शिष्य गुरुओं के राखी बांधे, ऐसा हम लोग अपने इस कॉलेज के माध्यम से भी अपने संस्कार विद्यार्थियों को दें, तो इससे एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ हो सकता है। क्योंकि देखिए, यज्ञोपवीत की उम्र होती है 11-12 साल और विवाह की उम्र होती है 25-30 साल, तो कॉलेज में रहते समय हम ये जो पारंपरिक संस्कार है ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम हमारे सामाजिक और अन्य प्रकार के संस्कारों से विद्यार्थियों को संस्कृत कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसा कि आपका कहना, जयश्री सिंह ने भी अभी एक सुझाव दिया, इन्होंने विभाग के लिए दिया, और हम लोगों ने एक पूर्व भूमिका आदरणीय राकेश जी गशोरा के सानिध्य में हम लोगों ने तैयार किया है, वो है हर महाविद्यालय में संस्कृति और विरासत केंद्र खोलना। तो नारायण जी से मैं अनुरोध करूँगी कि मंच के सभी लोगों से हम लोग एक पोस्टर विमोचन करें, जो हम यहाँ पे श्रमजीवी कॉलेज में हम ये संस्कृति और विरासत केंद्र आरंभ कर रहे हैं। तो ये पोस्टर का विमोचन, राकेश जी की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ सर, हाँ अजी सब अजी सब ग्रुप को चले जाते हैं ना, एक तो आ गया ना, इधर आप इधर आइए, आइए सब लोग खड़े हो जाइए। ऊपर करना थोड़ा, ऊपर करना थोड़ा, ऊपर करना। आप पीछे हो जाओ। ये पूरा आ रहा है क्या? भाजी आप पीछे जाओ ना। ये पूरा आ रहा है क्या ऊपर? वो तो पूरा आ रहा है, लेकिन ये भाजी नहीं आ रहा है। पीछे आना चाहिए।
बस ये छाती में आपके महाविद्यालय के जो लोग हैं आपको मैं सौंप रही हूँ, आप सब लोगों को इसको पूरा जो है समझ लेना। मतलब ये भी विभाग सांस्कृतिक कौशल करेंगे ना, तो इसमें वर्ड होंगे। जी जी आपका नेक्स्ट मिशन होना चाहिए कि सांस्कृतिक कौशल विकास करके सब जगह सिलेबस चले, है ना, चॉइस में चले, जरूरी नहीं कंपल्सरी है, और इस पे हम पूरा है ना, और फिर वो धीरे धीरे इसमें वर्ड जुटाएंगे जितने भी करें। अपन एक संगोष्ठी रखेंगे सब लोगों की जैसी आए है ना, आप इसको और एक बार को संस्कृत विभाग नारायण सिंह जी, ये आपकी धरोहर है, इसको संभालते हैं। अब देखिए 2-3 बातें और अपन कर लेते हैं। एक तो महाविद्यालय में किस तरह के संस्थान हो कॉलेजों में, इस पे भी अपन को चिंतन करने की जरूरत है। सबसे पहला तो यहाँ का संस्कार है अनुशासन, है ना, नियमितता, और विद्यार्थियों का भविष्य श्रेष्ठ बन सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा उनको अच्छा संस्कार देते हैं कि अगर आज हमने उनकी ट्रेनिंग अच्छी कर दी तो शायद उनका भविष्य आगे बहुत सुधर जाएगा। और उसके लिए हमारे यहाँ पे जब कोई गुरुकुल में जाता था तो वो सीखता था सत्यम वद धर्मम चर, वही आप अपने कोर्स में डाल दीजिए या कहीं बोर्ड लिख के आप लगा दीजिए ताकि वो विद्यार्थियों को देखने को मिले, है ना। हम लोगों ने क्या किया, पुस्तकों को अलमारियों में बंद कर दिया और जो हमारा ज्ञान है उसको हम लोगों ने बहुत ही सीमित कर दिया। पीरियड लगेगा उससे पहले हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे, पीरियड लग जाएगा उसके बाद किसी को ज्ञान नहीं देंगे, हमने बहुत सारी सीमाएं बांधी। तो ये जो सिस्टम है अंग्रेजी सिस्टम और हमारा जो पारंपरिक सिस्टम था बिल्कुल उसमें जो अंतर आ गया है, उसको अब हमको थोड़ा धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो संस्कृति केंद्र बना है उसके माध्यम से क्या करना है, वो एक 5 मिनट में कि हमारी जितनी भी विद्याएं हैं भारतीय विद्या, उनको हम कैसे प्रमोट करें आपके महाविद्यालय के माध्यम से। जैसे आप लोगों ने कई विभाग खोल दिए, योग के हैं, ज्योतिष का है ना, इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी भारतीय विद्याओं के जहाँ कहीं भी ऐसे भोले सफ़ेद बाल वाले जो गुरु हैं अभी जो बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी सब लोग हम 60 सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी वो पढ़ने की शैली तो वही, हम भी मैकाले पद्धति से ही निकले हुए। तो अभी जो पुरानी हमारी विद्याओं को जानने वाले लोग हैं या जो पुरानी विद्याओं को विश्वास रखते हैं, ऐसे विषय जिससे सीधा बच्चे को रोजगार मिल सकता है, उनके ऊपर हम काम शुरू करें। जैसे एक छोटी सी बात है, योग को मोदी जी ने विश्व स्तर पर उतार दिया, हम यहाँ भी योग का एक नियमित सेशन चला, उसमें शिक्षक भी शामिल हो, विद्यार्थी भी शामिल हो, किसी भी विषय का विद्यार्थी शामिल हो और बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हम थोड़ा ओपन करते हैं उसको। और आपका कॉलेज शुरू होता है 10 बजे, लेकिन योग होना चाहिए सुबह 6-7 बजे। तो हम 6-7 बजे एक योग का सेशन करना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति, जिसमें कोई उम्र का लिहाज नहीं हो, वो आए और जो एक प्रतिष्ठित और पुरस्कृत योग गुरु से प्रशिक्षण लें। इसी तरह से आपका कॉलेज समाप्त हो गया 2 बजे 3 बजे, उसके बाद में अगर किसी को कोई अच्छा सा नाटक है, कोई विरासत है, कोई टूरिज्म है, तो इस तरह का संगीत, शास्त्रीय संगीत, इसको जानने की इच्छा है तो आपके यहाँ तो शास्त्रीय संगीत का विभाग है। बाकी ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो हम ऐसे लोगों की रुचि जागृत करें और उनको कहें कि आप अपना अगला गुरुकुल शुरू करें। जो भी आपसे सीखेगा उसका रोजगार निश्चित है, उसको न पटवारी की कंपटीशन में भाग लेना है, न किसी में लेना है, उसको खुद को अपना ही बिजनेस करना है। इस तरह से हमारी संस्कृति का प्रचार होगा। मैंने जब मैं विदेशों में गई, बर्मा में गई, नेपाल में गई, कई जगह गई, वहाँ पे सब जगह लिखा अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं देखा हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए। अगर आप आज एक संकल्प कर ले, केवल आपका कॉलेज संस्कृत सीखने के पूरे देश में और पूरी दुनिया में सेंटर खोलेगा, विद्यार्थियों को आगे प्रोफेशन देगा, तो आप सोचिए आपके विद्यार्थियों का मांग पूरी नहीं कर पा। आपका संस्कृत विभाग केवल संस्कृत शिक्षण
केंद्र खोल दे, केवल भारत में खोल दे, केवल उदयपुर में हर मोहल्ले में एक एक खोल दे, कितने विद्यार्थियों को आपको रोजगार मिल जाएगा आराम से। तो हम ऐसे कोर्स यहाँ चालू करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हमारी जो संस्कृति है पूरी दुनिया में छा जाएगी। आज हमारे विद्यार्थी पूरी दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं, विश्व शिष्य बन के वापस आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व शिक्षिणी बने। उसके लिए मैंने ये पूरी पुस्तक लिखी है, भारत कैसे बने विश्व गुरु। और ये चित्र आप देखिए, ये है लगभग 21 तारीख का चित्र, ये है 24 तारीख का, जिसमें मैं हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली हूँ और उनको ये पुस्तक भेंट की है मैंने। और उन्होंने इतना आश्वासन दिया है, बहुत अच्छा है मैडम, हम इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और उन्होंने 2 व्यक्तियों को मेरे सामने बोला कि इसको आप पूरा स्टडी करें। तो हम जब भी किसी से बात करते थे वो एक ही बात हमसे कहते हैं कि आप एक उदाहरण जो है तैयार करके बताएं। तो वो उदाहरण के लिए हम ये उदयपुर और राजसमंद 2 क्षेत्रों को लेना चाहते हैं। और इसमें कई योजनाएं होंगी। वैश्विक लेवल पे कैसे काम होगा, भारत के लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अपने विषय करेंगे। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हजारों विद्यार्थियों को भर्ती करो, भले आप 40 का सेक्शन बनाओ, लेकिन आपके महाविद्यालय में, हर महाविद्यालय में ज्योतिष का केंद्र होना चाहिए, वेदों का केंद्र होना चाहिए। आपके हर विद्यालय में शास्त्रीय संगीत का विषय होना चाहिए। और जब आप डिग्री देते हैं तो उनको कागज का पत्ता मत दीजिए, उनको एक आगे प्रोग्रेस, जिसको कहते हैं प्रोसेस करने का, यानी कि तुम अपना गुरुकुल बनाओ, ऐसा एक प्रमाण पत्र दीजिए ताकि वो बेरोजगार होकर आपके महाविद्यालय से नहीं निकले, वो एक अपने हाथ में काम लेते हैं। तो मेरा फर्ज ये है कि मैंने अगर शास्त्रीय संगीत सिखाए तो मैं दूसरों को शास्त्रीय संगीत सिखाने का एक छोटा सा गुरुकुल बनाऊंगा। और गुरुकुल की परंपरा क्या है, एक शिक्षक बैठा और आगे 100 विद्यार्थी बैठे हैं, ये गुरुकुल नहीं। गुरुकुल केवल 10 या 11 विद्यार्थियों को गहन ज्ञान देने वाला है, ताकि हमारी जो ये लोभ आ गया है, हर यूनिवर्सिटी को लाखों रुपए कमाने हैं, हर शिक्षक को करोड़ों की संपत्ति कमानी है, वो नहीं। हम चाहते हैं कि एक शिक्षक को जो है इतने विद्यार्थी मिले जिनको वो पूरा परफेक्शन दे सके। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आजकल की विद्या ये कहते हैं। जबकि हम क्या बनाना चाहते हैं, मास्टर ऑफ वन। एक विषय में आप सिद्धस्त बनिए, हर जगह अपने पाँव मत पसारिए। बेचारे विद्यार्थी पटवारी की परीक्षा निकली तो उसमें भी भर देते हैं, RAS की परीक्षा निकली तो उसमें भी भर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की निकली तो उसमें भी भर देते हैं। और परिणाम ये होता है कि 1000 में से केवल 10% विद्यार्थियों को नौकरी मिलती है, बाकी के सब निराश होते हैं। तो हम ये संकल्प लेना चाहते हैं कि हमारे केंद्रों के माध्यम से, संस्कृति केंद्र के माध्यम से हम ऐसे विद्यार्थियों को, हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार देके ही यहाँ से भेजें, किसी एक न एक विषय में उसको कुशल बना के हम इससे भेजें। और उसके लिए हम यहाँ पे जो विरासत और संस्कृति केंद्र बनाया है, इसके माध्यम से केवल श्रमजीवी में नहीं, उदयपुर के जितने भी स्कूल कॉलेज है वहाँ पे हम ये सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों में से जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसकी भी रुचि है, वो इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद यहाँ रखें और उसकी हम छोटी सी जो है आगे की कार्यशैली, हम क्रियान्वित रिपोर्ट बनाएंगे और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, पूरे उदयपुर में एक उदाहरण के रूप में कैसे प्रस्तुत करना है, इस पर हम लोगों पे काम करेंगे। आप लोग, मैं आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि आप इसके साथ जुड़े और अपने देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान। थैंक यू। इनको बुलाओ, वेदिका यूनिवर्सिटी हो गया, चंद्र सागर से आ गया, बस इसी पर अपना विचार और आगे बढ़े। आप क्या कर रहे हो बताइए। ये विशेष आपको 16 संस्कार में भगवान फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने एक जो विषय बताया मेरे को दिल तक पहुंच गया। मैडम ने बताया कि बहुत अच्छा लगा
कि अभी जो नई जो शिक्षा नीति है उस पर टेबल कुर्सी लगाते हैं, जिससे कितने पेड़ कटते हैं, प्रकृति के प्रति कितनी संवेदनशील बात कर दी है, इस विषय पे किसी ने विचार नहीं किया। अब मेरा बचपन में जो याद आ गया, 5वीं तक में आज भी हमारे वहाँ पे टेबल कुर्सी नहीं है, नीचे बैठते। और मैं 5 क्लास तक जब पढ़ा तो नीचे बैठ के पढ़ा, और कितनी बार तो पेड़ के नीचे, मैं जब बनियान पढ़ता था तो भाई बबुल का पेड़ था, बबुल के पेड़ के नीचे पढ़ा करता था। तो मुझे वो चीज़ याद आती थी, उसमें कितने कम संसाधनों में कोई प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये कि प्रकृति का कितना ध्यान रखा गया। मैडम इतना एक इनिशिएटिव होकर इतनी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें कि टेबल कुर्सी वाले, ये बात कोई छोटा मुद्दा नहीं। आप सोचो कि कितने विद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं। और दूसरी मैं बताऊँ आपको कि हम जब बैठते थे तो हमारे पाप दर्द, कितनी बार तो पद्मासन में बैठते, कितनी बार सुखासन में बैठते, कितनी बार वज्रासन में बैठते। तो अनावश्यक नहीं चाहते हुए भी 3 आसन बैठे बैठे जो है वो हो जाते थे। तो ये जो बात है आसन वाली, आपने बताऊं कि जो आसन कर बैठते ना तो वो लंबी आयु जीते थे। आजकल इस तरह से बैठते भी घुटनों की प्रॉब्लम होती, फिर मूर्ति ही नहीं है। आजकल रसोई बनाते हैं तो खड़े खड़े बनाते हैं, तो वो इस तरह से पहले महिला बैठ के चूल्हे में आराम से बनाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने संस्कृति के लिए बहुत अच्छा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इस उम्र में ऐसी कल्पना करें, इतनी क्रांति करें। मैं सोच रहा हूँ कि युवाओं को भी आगे आगे इसमें मैडम का पूरा एक कड़ी से कड़ी जुड़ के एक बड़ी सेना बनानी चाहिए, क्योंकि जरूरत है अभी वर्तमान में। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका परिचय ज़्यादा लंबा नहीं मेरा, लेकिन मेरे जो धर्मपत्नी है उनके आप गुरु भी रहे हुए हैं, तो उन्होंने खूब प्रशंसा की। और एक बड़ी बात बताऊं कि आप जब राजसमंद से विशेष, तो पहले ऐसे संसाधनों की कमी थी, तो बोलते मैडम हमेशा आपने की कार में बिठा के लाते थे गर्ल्स को। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि आप कितने विद्यार्थियों के प्रति कितने संवेदनशील है। ये बात मुझे मेरे मैडम ने बताई कि वो मैडम बहुत अच्छे हैं। अभी कहीं आपका कहीं हम साथ में थे, कहीं मिले तो नहीं कि मैडम हमारे साथ बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे मैडम है। और ऐसे मैंने कहीं नाम लिया, वो मैडम आए कि अच्छा वो मैं कॉलेज में पढ़ाते थे, वही तो नहीं थे क्या? तो फिर बाद में कभी नहीं, फिर वही निकले उनका कि हमें बहुत अच्छा लगते थे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपका जो साधुवाद आप इस कार्य के लिए, और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऊपर है संस्कृत में तो आप है ना बोलो ना, गेट के सामने ही गेट है ना। श्रीमती चांदा चंद्रकांता एक तो प्रोफेसर दसोरा साहब का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप पधारे। और इसी बीच में हमारे बीएम कॉलेज से पधारे एचओडी मैडम है इंग्लिश के, जयश्री सिंह मैडम, आपका विशेष स्वागत संस्कृत विभाग में कि आप इंग्लिश के होते हुए भी संस्कृत और संस्कृति का महत्व समझे और आप यहाँ पे पधारे। बहुत अच्छा लगा। मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रकांता विदेशा है और मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ और मेरा काम 16 संस्कार कराना ही है। तो मैडम ने जब मेरे को घर पधारे और ये निमंत्रण दिया तो मैं इतनी प्रसन्न है कि मैं ये हमारे विषय है 16 संस्कार का। तो अच्छा वो हाँ आज आचार्य जी, मेरे पति का नाम इंद्र प्रकाश जी है, वो भी आचार्य हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ है, वेदों का अध्ययन करते हैं। और आज आर्य समाज विद्यालय में वेदारंभ संस्कार है। वहाँ विद्यालय में जो नए बच्चों का प्रवेश हुआ है उसको हमारे वेदों में वेदारंभ संस्कार है। और जो नए बच्चे प्रवेश हुए उनका संस्कार 12 बजे से भी चल रहा है, इसलिए वो आ नहीं पाए। मैडम ने बहुत अच्छा नाम दिया, शिक्षा में संस्कार। वो वाकई में अगर पूछा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा दी जाती है उसमें संस्कारों का कोई महत्व ही नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो विद्या निकेतन स्कूल एक ऐसी है जहाँ विद्या में संस्कार दिया जाता है।
वहाँ पे बच्चों को भोजन मंत्र भी सिखाया जाता है। वहाँ पे मतलब बच्चों को हर तरह की अपनी भारतीय संस्कृति की सारी शिक्षा दी जाती है। जाते ही सभी गुरु जी को प्रणाम करते हैं। ये बातें छोटी छोटी है पर ये संस्कारों के लिए इतना बड़ा महत्व है इन बातों का कि इस विद्यालय में प्रवेश करते हर बच्चा गुरु जी को प्रणाम करता है। अगर उस बच्चे को बचपन में ऐसे संस्कार पड़ जाए तो बड़ा होकर वो नेचुरल है, कोई भी बड़ा सामने आएगा तो उनको प्रणाम करेगा। भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोलना। हमारे बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़े हुए, आजकल इंग्लिश स्कूल का इतना महत्व हो गया कि नहीं, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाएंगे, बड़े बड़े हाई एजुकेशन लाखों की फीस बच्चों की भरते हैं। पर मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे विद्या निकेतन स्कूल से पढ़े हुए हैं। 7 पोस्टिंग गाँवों में थी, छोटी जगह में थी, अंग्रेजी स्कूल थे ही नहीं, और आज वो आरबीआई में चीफ मैनेजर बन के बैठा। अब बोलो इंग्लिश स्कूल और हिंदी स्कूल में क्या पढ़ने का बच्चों में घर का वातावरण, संस्कार, विद्या के प्रति बच्चों में उत्साह, ये सारी चीजें होगी तो बच्चा नेचुरल है। आगे मैडम बता रही थी नीचे बैठना, नीचे बैठने का वाकई में बहुत महत्व है। आज हम बच्चों को बोलते नीचे बैठे तो अलग पालक लगा नहीं पाते हैं। अलग की लगाना है बहुत बड़ी बात हो गई, पद्मासन तो बहुत दूर की बात है, अलग की बच्चे नहीं लगा पाते। तो घर में हम लोग आर्य समाज में इन चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान दिया जाता है। आज भी यहाँ पे दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात रोजड़ में चल रहा है। वहाँ सारे गुरुकुल में चारों वेदों का अध्ययन होता है और ये सारी अपने जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन ग्रंथ है, उन्हीं का उपनिषद है, दर्शन है, योग है, इन सब पे कोर्सेज होते हैं। वहाँ पे डिग्री दी जाती है। वहाँ अभी तो आर्य वहाँ गुरुकुल माउंट आबू में भी चल रहे हैं, गुरुकुल सिरोही में चल रहा है, कई जगह गुरुकुल चल रहा है आर्य समाज के, और बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है। 4 बजे विद्यार्थियों को वहाँ उठाया जाता है। अब मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी वहाँ नहीं पढ़ेगा, मैं पोते पोतियों को वहाँ भेजते हैं। वो हो गया ना बस आधुनिक ताकि बोर्ड में सब दौड़ लगा रहे हैं। पर सही पूछा जाए तो गुरुकुल की जो पढ़ाई है ना वो मानव को मानव बनाती है। आपकी कुर्सी खाली रखी है। संस्कार शब्द के और मैं आपको बताऊंगी, संस्कार का मतलब है बच्चों को संस्कारित करना। जैसे अपन एक सब्जी बनाने के लिए सब्जी को संस्कारित कैसे करते हैं, ऐसे ही मानव को भी संस्कारित करना पड़ता है। एक मानव बच्चे को जन्म देना माता का कर्तव्य, वो एक परंपरा है या कर्तव्य है, या गृहस्थ आश्रम का जो भी कह लो, उसमें बच्चा जन्म देती है। और माता को प्रथम गुरु इसीलिए बताया कि माता बच्चे को संस्कारित करे, छोटी छोटी बातें बच्चे को सिखाए। हम घरों में हवन कराने जाते हैं, 16 संस्कार पे हम हवन कराते हैं, हमारा काम यही है। तो वहाँ हम यही कहते हैं। अब वो कहते हैं हमारा बच्चा होता ही मोबाइल से खेलता, देखो हमारा बच्चा कितना, अरे माँ तू 9 महीने उस बच्चे को गर्भ में था, तब तू मोबाइल से खेली तो वो बच्चा मोबाइल ही जानेगा। तुमने गर्भ में बच्चे को कुछ अच्छी चीज सिखाई नहीं। जैसे अभिमन्यु को माता सुभद्रा ने अच्छी शिक्षा दी थी, तो वो बच्चा पैदा होने के बाद कैसे उसने रण क्षेत्र में वो गर्भ में शिक्षा ली थी ना। तो ये बात हम जब घरों में जाते हैं तो माताओं को शिक्षा देते हैं, खट्टा मत खाओ, चरका मत खाओ, अच्छा भोजन खाओ, सात्विक भोजन खाओ, तो आने वाली संतान भी सात्विक होगी। और कहने को तो बहुत बात समझ की शिक्षा। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और आपका हमेशा संस्कृत विभाग में आपका स्वागत रहेगा, और हमेशा आपके संस्कृत विभाग में आपके दरवाजे खुले हैं, कभी पधारना आप और मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप वेदों के ऊपर है तो संस्कृत का और हमारा तो बिल्कुल नाता है। हाँ, तो फिर इसीलिए आपका हमेशा स्वागत है, और ऐसा कुछ भी और कोई एमओयू हो के और इसके लिए कोई उत्कृष्ट कार्य अगर कर सकते हैं तो हम जरूर संस्कृत विभाग से हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मला शाह में बता रहे हैं, आपका दिल की गहराई से संस्कृत विभाग की तरफ से स्वागत, अभिनंदन। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आशीर्वचन के लिए बता सर से श्रीमान घनश्याम जी पटवा साहब से निवेदन करूँगा कि आप
बोलिए भारत माता की जय। भारत माता के नाम पे आवाज नहीं आ रही। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। सब कुछ बैठे हो नहीं, आप थोड़ा भूमिका बना के फिर बुलाए, अचानक तो किसी को याद नहीं रहता। तो आपको सुनने में मजबूर थे। हाँ, आज जो सब्जेक्ट है अपना शिक्षा में संस्कार, संस्कार की बातें हम लोग सब करते हैं और सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा सब्जेक्ट अलग है। मैं मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ, सीनियर फोर्स से रिटायर हुआ था मैं, 2000 में रिटायर हो गया था। लेकिन मुझे उनको इस शिक्षा की वजह से इधर संस्कार की तरफ उनको जोड़ दिया। तब से हम लोग स्कूलों के अंदर में योग और यज्ञ के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करते हैं। इसमें सभी तरह का कार्यक्रम हो जाते हैं। दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया जाए, भी हमारे बताया जाए, घूमा फिरा के सभी जगहों में आना पड़ेगा। तो दैनिक दिनचर्या के साथ साथ में अगर हम योग सिखा देते हैं तो लास्ट में यज्ञ तो अपने हम कर ही लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कार हमेशा अपनों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग स्वयं भी संस्कारी जो कहते तो हैं, लेकिन संस्कार के आधार पर हम लोग चल नहीं रहे। तो हमने तो ये देखा, हमारा अनुभव है कि संस्कार छोटे बच्चों से अगर आप स्टार्ट कराएंगे तो वो लागू जल्दी होगा और वो अच्छा प्रामाणिक रूप से मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों में प्राइमरी सेक्शन से चालू करेंगे आप लोग, वो ज़्यादा उपलब्धि आपको मिलेगी और आगे जाके वो बच्चे भी मतलब अच्छी तरह से संस्कारित बन सकते हैं। धन्यवाद। भगवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब जो एज वाले हैं ना, 60 से ऊपर वाले की संख्या ज़्यादा है, वो इस काम के लिए लग रहे हैं। तो ये युवा के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन लोगों को सोचना पड़ रहा है तो युवा को और ज़्यादा सोचना चाहिए। तो मुझे उस चीज़ का भी जो है कि आप इस उम्र में कर रहे हो, इसलिए आपका साधुवाद और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और राष्ट्र के लिए ऐसा इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप। हम कॉलेज में संस्कार नहीं पढ़ा सके ना, इसलिए और मुझे एक चीज़ और नई चीज़ मिली कि सर कॉमर्स के हैं, आप पधारे ये संस्कृत के और संस्कृति के लिए। संस्कार तो सब चाहिए। और वेदों में मैडम से और इंग्लिश से मैडम पधारे हैं, जयश्री मैडम। तो मैं आपका भी ओपन ऑर्डर के स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि इस विषय के लिए कर रहे हैं। तो मैडम जय शीतल श्रीमानी मैडम, शीतल श्रीमानी मैडम, आपसे निवेदन करूँगा। आप सुनी नहीं गए हो। हाँ, जयश्री मैडम का आप स्वागत करेंगे। हाँ, संस्कृत हिंदी वो बोली अलग है। संस्कृत और डॉक्टर शीतल मैडम से निवेदन करूंगा, चंद्रकांता मैडम का भी स्वागत करें, क्योंकि आप भी बहुत राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वेदों के ऊपर आपके ऊपर ना बढ़ाते चंद्रकांता मैडम। नहीं दसरा साहब का मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं करें। नहीं, आप बिल्कुल सम्मान के, सबसे पहले आपका ही नाम लिया मैं समझ। फिर
हाँ फोटो लेके फोटो हाँ, मैं डॉक्टर शीतल मैडम से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर जयश्री सीएम मैडम का स्वागत करें। एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए आपके पूरे स्टाफ का ही हो, हाँ आपके पूरे स्टाफ का ही आप सब विशेष सम्मान के इसलिए धनी हैं क्योंकि आप इस विषय के हैं नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं। हाँ हाँ, श्रीमान भरत जी सर का एक आप ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या नाम आपका? हाँ, डालू सिंह जी रावत साहब। हाँ, डालू सिंह जी रावत साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, कुमार साहब आप करेंगे। क्योंकि आप भी इतने दूर से बुला रहे हैं। मैं परिचय दे दूं, आपकी भी, आप गोकुंदा में विरासते हैं और आपकी आध्यात्मिक खूबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आध्यात्मिक रूप से काफी समृद्ध है ये, और गौशाला में काम कर रहे हैं। और आपके प्रयासों से 17 बीघा जमीन जो है वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर मानस गांव में अलॉट हुई है, और तो गौशाला और गुरुकुल का एक संयुक्त अभियान भी आपके माध्यम से होने वाला है। अब आगे सारा रथ आपको ही खींचना है आगे। भविष्य का रुचि जिम्मेदारी एक तुम्हारे पास है। फिर थोड़ी देर पे तुम विद्यार्थियों के लीडर बनो। हम तो कितनी हुई जनरेशन है, आप आने वाली जनरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये युवा है ना। और हमारे बीच एक और साथी है गोविंद जी। इनकी मुख्य भूमिका है क्योंकि यही प्रचार करती है। क्योंकि बाकी मीडिया वालों को बुला तो लिफाफा नहीं तो आते नहीं है। हमारे नारायण जी लेकिन आप हमारे सबसे गोविंद जी हर कार्यक्रम में पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी आते हैं 1-2 मिनट में भाग जाते हैं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य है गोविंद जी। ये नारायण जी का स्वागत करने के लिए और मैं देखिए, मैं एक विशेष मेरी इच्छा थी आज कि नारायण जी संस्कृत के होते हुए मैंने ये एक्यूप्रेशर, इधर से पंचगव्य ना जाने योग कई चीजों में इनकी तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार पूरे शक्ति कॉलेज का और विश्वविद्यालय का एक स्टाफ का कार्यक्रम हो, उसमें मैं इनका सम्मान करना चाहती हूँ। हमारे विश्वगुरु विद्यालय की तरफ से आपका तो अब मैडम ने ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब क्या है कि कितनी बार कोई आदमी होता नहीं, उसके लिए ऐसा बोल देते ना, फिर आदमी उसको बोलना पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ऐसा। एक अकेला आदमी इतने विभागों को चला रहा है। अब अपने ये वैकल्पिक चिकित्सा के पितामह जो है प्रोफेसर दशरथ साहब को मैं आशीर्वचन के लिए 2 शब्द के लिए बुलाना चाहूँगा। नहीं, ये आप सब हैं। तुम कॉमर्स से बैठे हो माननीय मंच, थोड़ा प्रयास हो गया, अच्छा लगा। आदरणीय निर्मला मैडम, हमारे सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर, हमारे साथी मार्गदर्शक, मेरा कन्या महाविद्यालय में इनके साथ में हमने बहुत कुछ सीखा। रचना जी मेरी छोटी बहन, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में, अब तक आप इन्हीं को सुन रहे हैं। नारायण सिंह जी हमारे छिपे रुस्तम, हमारे हनुमान जी, इनको शक्ति दिलानी पड़ती है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। पधारे हुए मेहमान, BN यूनिवर्सिटी से पधारे हुए साथी, और हमारा दूसरा छोटा हनुमान तेजेंद्र, ये डिप्लोमा कर लिया है इन्होंने एक्यूप्रेशर का, और एक गुरु बनने की पूरी क्षमता, आचार्य बनने की पूरी क्षमता आ गई है। ग्रेजुएट भी हो गया शायद ना, ग्रेजुएशन भी हो गया इसका। संस्कृत में MA चल रहा होगा, लास्ट चल रहा है। सारी बातें हो गई हैं, संस्कार की बातें हो गई हैं, कोई नई बात भी नहीं थी। अपन सब इनको जानते हैं, समझते हैं, बचपन से पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, मन में कहीं कुचेट भी रहा है कि संस्कार होने चाहिए, बच्चे संस्कार नहीं सीख रहे हैं। ये सब बातें कब से हमारे 60 साल प्लस वालों में तो कुचेटती रही है। अब बात ये आती है कि शुरुआत कहाँ से करें। फिर कॉमर्स का लोग तो थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट मेरे को दिमाग में आता है, बहुत छोटी छोटी शुरुआत करनी हम, तो हमने शमजी को ऐसे कर दी है।
और आचार्य महोदय का जो टीम सर कांग्रेस से उनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मेरे को अलग से भी कहा था पटना ये जाने के बाद कि ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने मन से दिल से चाहता हूँ कि ये हो। ये मैंने बहुत बड़ी बात व्यक्तिगत की, मेरे पुराने साथी भी हैं में काम भी किया, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि प्रेजेंट सिस्टम में हम उसको कैसे अंदर डालें, वो हमने वो भी सोच रहे हैं। हमने वो स्टडी करना नहीं, वो आपकी स्टडी में भी प्रैक्टिकली थोड़ी सी थोड़ा उसमें अब एक सिस्टम बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, यूजीसी के नॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं। आपके यहाँ मेरी बात है, बीएन में आए भी हूँ, सर से बात होती है, सैन जी भी 15 साथी रहे मेरे। सबसे बड़ी बात है वो भी चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आज हम अगर फाइनेंस बजट मांगे कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, सीधा हिसाब एक भी कम नहीं दें, क्यों खर्च करें आपको, बजट हमें नहीं मिल सकता। हम क्या हमें क्या है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें देते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट जो आपके पास सुविधा है हमें देते हैं। आपके पास टेबल कुर्सी दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो, दे दो, हमें आपके विद्यार्थी दे दो। हमें एक ही चीज चाहिए, रचना जी रचना जी एक बात सुन लो, हमें आपके विद्यार्थी चाहिए, बाकी सब सुविधाएं जो है वो दे दो, इस पर चलेंगे हम। तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर संस्था हमें स्वीकार करेगी। प्रैक्टिकल बात है, हमें तो अपने विद्यार्थी से रूबरू करा दो घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर हम उनको ढूंढेंगे, हम उन्हें शुरू करेंगे। तो हमारी शुरुआत इस तरह से होगी। तो यहाँ पर भी अपन ने यही बात रही, डिस्कशन हुआ, काफ़ी डिस्कशन हो गए, सिंह से बात हुई, सबसे बात हुई कि एक्टिविटी हमारी पसंदीदा ही मेरा करने वाला विद्यालय की हमारी विद्यार्थी रही है तो नया कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये भी चाहती है, उनकी पूरी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी कि एक सिस्टम में जो चीज़ चल रही है उसमें नया सिस्टम कैसे निकल गए, उसको मिला कैसे, इंटीग्रेशन कैसे, तो ऐसे ही होगा धीरे धीरे। अगर हम डिमांड करेंगे तो कभी नहीं मानेगा कोई भी, लेकिन प्रैक्टिकल बात है। सब बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। हर जगह फाइनेंस भी आता है, हर जगह व्यवस्था भी आती है, हर जगह कानून भी आते हैं, नियम भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। एक रिपोर्ट से लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज से शुरुआत होती है, उसके बाद COD में जाता है, उसके बाद जाके आखिर में एकेडमिक काउंसिल पास करती है। कई बार बॉम्बे भी जाना चाहिए, ले जाना पड़ता है, क्योंकि हर्कुलस मेडिटेशन जिससे मैं जुड़ा हूँ, हमने सब यूनिवर्सिटी में MOU की, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में COD में डिसीजन कराने के बाद MOU हुआ 5 साल के। वाइस चांसलर को भी वो नहीं पूछ रहे थे कि नहीं आप अकेले नहीं कर सकते, तो ठीक है, COD में जैसे स्पेशल इन्वाइट मुझे बुलाया गया, BN तो हो गया आराम से, आपकी बड़ी मीटिंग में हमने कर लिया। MLSU की बात बता रहा हूँ, MLSU की बात बता रहा हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन दिया पूरा, बाद में COD मीटिंग में डिसीजन हुआ और 5 साल के लिए। तो कई जगह इस तरह से भी हमें जाना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, भावनाएं अच्छी है, हम सब अच्छे हैं, बस लेकिन इस सिस्टम में आने के लिए हमें एक प्रयास करना है। हो सकता है कई बार हमें सहयोग मिले न मिले, हमें हमारा काम करते रहें, जितना मिले उतना मिले। आर्य समाज से बहुत लोग मेरे जुड़े हुए हैं, सहयोग की तो आशा काहे न करो अपने, बस अपने लोगों को मुझे कहना चाहता हूँ भाई पैटर्न नोट रखना पड़ेगा। इसीलिए नारायण जी कह रहे हैं, मैं कॉल करती हूँ। आज अपने अच्छी क्वेश्चन होगी, शमशी कॉलेज में एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया, एक वातावरण हमने बना दिया यहाँ पर। अब कुछ काम शुरू कर देंगे धीरे धीरे। अब हमें कमरा ना मिले कोई बात नहीं, अलकनंदा मैडम चाबी ले दें तो भी कोई बात नहीं, काम शुरू कर सकते हैं। तो गुरुकुल वाले बाहरी और काम शुरू कर सर सकते एक हैं। प्रयास चल रहा है हमारा, अभी कल भी हम जाएंगे विद्यालय, सरकारी विद्यालयों को हमने इसमें चुना है, प्राइवेट वाले तो इतना महत्व देते नहीं, सरकारी विद्यालयों में जाएंगे, हर विद्यालय में 1 घंटा हमने मांगा है, वहाँ जाके बच्चों को छोटे छोटे संस्कार देंगे, देशों के हैं या जो भी अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कार। ये कल भी हम एक विद्यालय में जाएंगे, व्यवहारिक जो ज्ञान है, जीवन के व्यवहार, वो सभी विद्यालय। TAD कमिश्नर जो प्रज्ञा केवल रमनी हो गए, मेरे 10 कॉलेज के स्टूडेंट इस तरह से जानती हैं, मेरी बात हुई 105 स्कूलों में हमें उन्होंने ये अनुमति निकाल रहे हैं,
105 स्कूलों में हमें एक घंटा देंगे और सप्ताह में 2 दिन, और एक घंटा सप्ताह में 2 दिन हमें देंगे 8 महीने। 105 स्कूलों के लिए ऑर्डर निकलेगा ट्राइबल एरिया। अब हमारी टीम चाहिए, हम अब तो ऑर्डर आ जाएगा, मैं सोचता हूँ 10-15 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। अब हमें हमारी तैयारी चाहिए। अब 2 घंटे अगर सप्ताह में मिल रहे हैं, 1 घंटा अपन इसमें बात करें, कौन रोकता है? क्लास में अंदर विद्यार्थियों के सामने जाने के बाद क्या बात करनी है वो अपने ऊपर है। अनुमति किसी बात की मिलती है। तो ये खुद मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके लिए मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, 105 स्कूल रचना जी को मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। रचना जी आपका सहयोग चाहिए, हम आपको 105 स्कूल के बच्चे उपलब्ध कराएंगे 1 घंटे के लिए सप्ताह में 2 दिन। अब हमारी टीम हम तैयार करें, उस 2 दिन प्लान हो हमारा, 2 घंटे में हम क्या करें, कैसे बढ़े, कैसे इफेक्टिवनेस और बच्चों में बदलाव देखें, ये हम करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे। आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव बहुत है, गोविंदा से आए हैं आप, व्यावहारिक अनुभव ये भी जानते हैं कि कैसे काम होता है सब। तो ये बात है, व्यावहारिक जगत में पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे हमें हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखना है, हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखना है, हमारे दिशा हमारी में सिर्फ भटकना नहीं है, उसी दिशा में रहना है और इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये थोड़े से मेरे विचार थे कि थोड़ा लेट में इसलिए हुआ कि सेक्टर 5 में हमारी कब्जे मीटिंग थी, वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, 1 घंटे ज़्यादा समय ट्रैफिक में लग गया। और अब 2:15 बजे थोड़ा सा मेरा गर्ल्स कॉलेज में एक मीटिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर हम ले रहे हैं वेलनेस का, उसके लिए तैयारी की मीटिंग है 2 बजे बाद में लेकर जाने को चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे समय दिया सर जी। एक प्रस्ताव मेरा भी है। एक हमारे भी आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य योगेश जी वेदों में क्या था, हमारे यहाँ पे 2-3 क्लासें चलेगी, तो आप इस कॉलेज में समय दें तो एक समय का पीरियड यहाँ उनका भी होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो सर आपने अभी जो पधारे हैं सर, मैं परिचय मेरे को पता नहीं, आप मैं करेंगे। हाँ आप करवा दो। मेरा भी थोड़ा सा नहीं पूरा। इसमें जैसा कि रचना जी और हम सब मिलके एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हम सबका जुड़ा हुआ है कि दिव्य मानव परिवार है जो गुड फॉर ऑल, जैसे संस्कृति और संस्कारों के लिए हम सब एकजुट है। तो हमारे डॉक्टर ओपी महात्मा हमारे पितामह स्वरूप है, तो हमारे सबसे सीनियर हमारी टीम के आप, और फेडरेशन ऑफ NGOs बना रखा है राजस्थान का, उसमें 150 संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको हमारे परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि हम सब तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए युवा शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ऐसे युवा मनोज जी जो है, मनोज जी राजपूत, ये भी हमारे साथ है। और कल ही हम लोग एक गुरुकुल विजिट के लिए माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बनाया आपने, आप भी कहीं न कहीं हमारी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे राजमल जी चौधरी, ये भी हमारे लोक अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपका भी स्वागत। अभी आप पधारे, आप तीनों का संस्कृत विभाग में आप हृदय से आभार आपका, स्वागत, धन्यवाद और पधारे। आगे श्रद्धा में अभी बीच में दूसरा साथ का बताऊँ कि अभी उधर OPT चल रहा है और इधर 3-4 कोर्स चल रहे हैं एक्यूप्रेशर में, तो वो जो फसल ले रही है तो सब आपके आशीर्वाद से है। तो आपका विभाग की तरफ से आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि जो हो रहा है आपने बहुत सारे कोर्स लाए, अभी हार्टफुलनेस के 2 कोर्स और लाए आप, तो उसका भी चल रहा है कार्य, तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है नए कोर्स। संस्कृत के विभाग की तरफ से आप एक 10 कोर्स अभी चल रहे हैं, पहले संस्कृत के 1-2 चल रहे थे, अभी 10 हो गए लगभग, ठीक है ना। तो हाँ, तो अभी सर का बहुत आशीर्वाद है और आगे भी चाहिए, और हम मार्गदर्शन सर से लेते रहते हैं। इसी कड़ी में आगे में भरत श्रीमान भरत जी कुमावत साहब, आप कुछ 2 शब्द कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आप तो पहले आप इंग्लिश विभाग अध्यक्ष जयश्री सिंह मैडम को मैं 2 शब्द के लिए आपको करता हूँ। आप सबका साधुवाद, अभिनंदन।
प्रणाम। देखिए, हमारे साथ अभी जो भारत सरकार या हम यूनिवर्सिटी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं उन सबके सामने एक ही प्रश्न है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को तो लाना चाह रहे हैं और हम सब जो फैकल्टी के लोग हैं उन सबको कहा गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को थोड़ा समझने की कोशिश करें। और तो अब क्या हो रहा है कि जब हम कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐसा पेड़ हो गया है, बरगद का पेड़, कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को कहाँ से शुरू करके और कहाँ जोड़े उस पेड़ में। तो उसका एक सीधा सा है कि हम हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर दो बातों का ध्यान रखें। एक है स्किल एनहांसमेंट और एक है एबिलिटी एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट का मतलब है हाथ का कौशल, जिसमें हमारी सारी इंद्रियां हाथ के कौशल को पकड़ना चाहती हैं। और एक है एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट का मतलब है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल्ड वे में परंपरा और ज्ञान को समझने की कोशिश करें ताकि संस्कार आगे बढ़े। तो संस्कार हमारी इंद्रियों पे निर्भर है। अब ये 6 इंद्रियां जो हैं वो अगर हमारे शरीर को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगी तो सही रहेगा। अब आता है कि सिलेबस, हम सब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या संस्थाओं में या कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ समाज को प्रदान करें। तो जैसे अब इनका बहुत बड़ा एक एम है विश्व गुरु विद्या या विश्व कुटुंबकम, उससे भी बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। तो इतने 2 बड़े ऑब्जेक्टिव में हमको 7 बिलियन लोगों को भी जोड़ना है और 150 करोड़ को भी जोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर हम कैलकुलेशन लगाएं कि हम तो सिर्फ यहाँ पे 100 बच्चे हमारे, या समझ लो अगर फर्स्ट ईयर में आए तो 300 बच्चे हैं या 150-250 हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी का लगा लें तो हो सकता है पूरे 2.5 लाख हो जाए। अब 2.5 लाख के लिए हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2 ऑप्शन दे दिए कि भाई तुम मैंने एक सांस्कृतिक कौशल विकास करो और एक यौगिक विज्ञान की तरफ बढ़ने चलो। तो यौगिक विज्ञान हमारी 6 इंद्रियों को कंट्रोल करेगा और सांस्कृतिक विकास जो कौशल है वो हमारे शरीर की इंद्रियों को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा कि कैसे हम हमारी अलग अलग डिसिप्लिन जो भी हमको अंग्रेजों से मिला या यूरोप से मिला या आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे इंडिया दे या वर्ल्ड दे, वो सांस्कृतिक विकास में कहाँ योगदान कर रहा है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो सांस्कृतिक विकास का मतलब है कि हमारी 6 इंद्रियां सांस्कृतिक विकास को हाथ से लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाथ का मतलब है कि मेरा शरीर जहाँ जहाँ जा रहा है वीडियो के थ्रू या आवाज़ के थ्रू, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे आगे मेटावर्स में चला जाएगा। तो जब वो मेटावर्स में चला जाएगा इसका मतलब है कि हम इंद्रियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की या हमारे समाज की या हमारे युवा की। तो आप ये देखिए कि अगर यौगिक विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान कौशल में जोड़ दिया जाए, और जैसे एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम हर साल किसी भी तरीके से अगर विद्यार्थी कहीं ना कहीं इन 2 विद्याओं में चल रहा है तो उसको क्रेडिट्स देते जाएंगे, 2-2 क्रेडिट देते जाएंगे और उसके रिजल्ट में वो 2-2 क्रेडिट जुड़ते जाएंगे। तो जब वो 2-2 क्रेडिट जुड़ने शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीड तेज हो जानी चाहिए। जैसे मैडम हमारे पद्मश्री सम्मानित हैं रचना जी कालन, इतनी बढ़िया तरीके से वो राष्ट्रपति वो भी एक राष्ट्र सम्मान ही है और ये भी राष्ट्र सम्मान है और हम सब उसके अभिभूत है कि उन्होंने हमको यहाँ पे आके एक ज्ञान की परंपरा शुरू करी है। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि ये सिर्फ 2 क्रेडिट की बात कर रही है जो विद्यार्थी के मार्कशीट में आएगी, लेकिन उस 2 क्रेडिट के लिए हम अलग अलग तरीके से अपनी इंद्रियों और शरीर से अपने अपने फील्ड में उनको बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो 2 क्रेडिट करते करते इतना बड़ा क्रेडिट सांख्यिकी तौर पर चला जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर जूलॉजी का है, लॉ का है या एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर वाला तो कह रहा है भाई मैं तो सांस्कृतिक इंद्रियां को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर वाला तो बड़ा सफल, मेरे को तो देश के लिए सबसे ज़्यादा फंड मिलना चाहिए और बजट में इस बार
सबसे ज्यादा फंड एग्रीकल्चर फील्ड को मिल गया। ओके, तो यहाँ तो हम कर ही रहे काम, लेकिन अगर सपोज ये पर्यावरण वाले हैं, ये लॉ वाले, अब लॉ वालों को एक चीज का छोटा सा कि मेरे से एक प्रश्न करा फैकल्टी वाले ने कि भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम में मनुस्मृति पढ़ा देते हैं। भाई देखिए, मनुस्मृति तो एक ज्ञान परंपरा का एक छोटा बड़ा विषय हो सकता है जो उसको अलग रखना है। हमको क्या करना है, हमको ऐसे केसेस डिस्कस करने होंगे, लॉ के जो फैकल्टी के लोग हैं उनको ऐसे केसेस को लाना पड़ेगा जहाँ पर हमारी कोई संस्कृति के, जब हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में 1857 से या 1210 से ट्रांसफर हो रहे थे, तो कुछ ऐसे कानूनी केस उठाएं जहाँ हमारी, जैसे मैडम ने कहा कि टेबल कुर्सी, तो एक मूवी है पद्मावती जिसमें गाना है टूटे हुए ख्वाबों को, गाना है टूटे हुए ख्वाब जिसमें वैजंती माला भी कुमार है ना। तो उसमें ये कि कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कानून कुछ पिक्चर्स के थ्रू उठाएं जहां हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और वो लॉ में ट्रांजिशन करवाएं। तो ये उसमें यही था कि सारा जो फॉरेस्ट है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा था टेबल कुर्सी के लिए। तो मैडम आज जो 21वीं सदी की है वो उस पिक्चर को आज भी जोड़ रही है, लेकिन वो पिक्चर को कितना फोकस किसने किया था, एक डॉक्टर विजय शर्मा है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके 300 साल के वंशज किसी जमाने में चले गए थे और वो उसके आज वंशज 75-80 साल के खुद हो गए। उन्होंने 7 दिन उस पिक्चर पे हमको पढ़ाया मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, 7 दिन, और अलग अलग तरीके विषय उसमें जोड़े। उस पद्मावती क्या नाम था उसका, पद्मावती थी क्या जिसमें, पद्मावती तो एक तो जौहर वाली थी, उसका भी ऐसे कुछ नाम था, उसका जो फेमस गाना है टूटे हुए ख्वाब लाइन शोर। तो मतलब वो एक व्यक्ति एनआरआई, क्योंकि भारत सरकार ने एक विशेष छेड़ा था ज्ञान करके छेड़ा था कोरोना से पहले, 2014 से लेके 2018-19 तक चलता रहा है ना। वो क्यों चलता रहा, कि भारत सरकार का ये मिशन था कि किसी भी तरह से जितने भी 14 मिलियन भारतीय जो 300 साल से अपने वंशजों को वहाँ कैरी करे हुए और सारी संस्कृति लिए हुए वहाँ पे जिंदा रखे हुए भारत की, उस ज्ञान को एकेडमिक नेटवर्क को थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी तरह से जोड़ा जाए और उनको कहा जाए हर यूनिवर्सिटी में अपने भाषण करें। तो वो वाला मिशन पूरा हो चुका है। अब ये वाला मिशन स्टार्ट हुआ है जिसके लिए हम छोटे छोटे पायदानों से यहाँ इकट्ठे होके और अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने इंस्टीट्यूट को उस 2 क्रेडिट के लिए चेज कर रहे हैं, जो NEP में हमारे विद्यार्थियों को जो 70 करोड़ की जनता में शामिल है उनके लिए दौड़ लगा है। तो उसमें चाहे हमारी नौकरी भी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी भी होगी, स्किल भी होगी, हमारी खुद की भी होगी, उनकी भी होगी। तो ये सब चीज़ें मिशन, आप सोचिए कि NRIs ने हमारे भारत सरकार को इतना कंट्रीब्यूट किया, तो ज़्यादातर वो IIT और IIM या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ही आके 7 दिन के लेक्चर ले रहे थे और लगातार 7 घंटे पढ़ा रहे थे, एक दिन में 7 घंटे। देखिए उन NRIs की वो शक्ति कि वो उनको 7 दिन दिए गए और उनको क्लास लेंगी 7 दिन पर डे, और उन्होंने पूरा जितना भी रिसर्च करा बाहर, अपनी जो भी किताबें वहाँ चली गई थी ट्रांसलेट होके। अब उनकी हमारी गलती है, हमारे यहाँ ब्राह्मणिकल सिस्टम था, हमारे कुछ पक्ष को एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, कुछ जेंडर को ही नहीं मिल पा रही थी, तो हम 50 साल से ही तो उन्नति कर पाए या 75 ही उन्नति कर पाए। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो 200 साल से वहाँ दूसरी जगह चला गया, क्योंकि हमारे भारतीय जहाज़ों के थ्रू, जमीन के थ्रू जा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें, अब ये दूसरा मिशन है उस NEP को जोड़ रहा है। और जो युद्ध के टाइम जो विश्व में युद्ध चल रहे हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो युद्धों के बारे में ना बात करें, पर्यावरण, एग्रीकल्चर और उन ज्ञान वेद की बात करें तो अपने अपने लोगों से जुड़ेंगे। और ये सारे विश्व के लोग अपनी अपनी कंट्री में ये सब काम करते हैं, सभी दुखी हैं अपने बच्चों से। ये जो आपका संस्कृत विभाग ने 2 बजे तक पढ़ाई लगा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर मैडम बोल रहे थे, मुझे यूँ लग रहा था कि साहित्य के हैं, साहित्य में तो भाव तो भरे पड़े हैं, मेरे को यूँ लगता है आपका पूरा अलग से व्याख्यान रखवाए, ऐसा मतलब समुद्र भरा हुआ है
मैडम आपका विशेष आभार, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भरत जी सर को। आप नाश्ता लीजिए। आप सभी मंचासीन दिग्गजनों का सभी मंचासीन दिग्गजनों, अतिथियों का अभिनंदन, आभार एवं समस्त पधारे हुए शिक्षा में संस्कार संगोष्ठी के प्रतिभागियों का भी अभिनंदन, आभार। जैसा कि अभी नारायण जी कह रहे थे, वास्तव में चुनौती तो है कि सागर को बूंद में कैसे व्यक्त किया जाए। वेट कर ले कि नाश्ता कर लेते हैं फिर आप चलने दो, कुछ नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट डायग्नोस के बाद शुरू करते हैं, ताकि एक बार प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए तो उसका रीजन पता पड़ जाता है, फिर ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरीके से जिजीविषा तो सबकी है। भारत सरकार भी नेहरू जी के टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में मूल्य का समावेश होना चाहिए, क्योंकि मूल्य नहीं आ रहे हैं तो शिक्षा तो फिर वो शिक्षा कोई काम की नहीं। और जैसा कि जयश्री जी ने भी कहा कि पूरा विश्व इस त्रासदी से त्रस्त है कि हम शिक्षा तो दे रहे, पेट भरने के लिए तो तैयार कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन जीने के लिए तैयार नहीं कर रहे। और जीवन तभी होता है जब हमें हमारे संबंधों के प्रति जागृति हो। अब जैसे विषय चल रहा था कि ये तो विषय तो समुद्र जैसा, अब इसको कतरे में कैसे समाया जाए, बहुत बड़ा विषय है। जैसे जी को टाइम लग रहा है, तो सबको यहाँ अगर खुल के बोला जाए कि यार पूरे लो तो महीने भर तो संगोष्ठी खत्म ही नहीं होगी। और उसका समाधान है ये संस्कृत, क्योंकि हम एलोबरेट कर रहे हैं चीजों को, बूंद को सागर बना रहे हैं, ये वर्तमान शिक्षा है। लेकिन सागर को बूंद बनाना अगर किसी भाषा के कौशल में है तो वो केवल और केवल संस्कृत। क्योंकि आप एक श्लोक में, अरे एक ही, और हमारे पूर्वजों की यही खासियत है कि उन्होंने इस विराट ज्ञान को कम से कम शब्दों में भी अभिव्यक्त किया है। ये आपका समर्थन में करती हूँ। व्याकरण में सूत्र होते, उसमें कहा कि अर्ण मात्रा लागुण पुत्र पुत्र जन्म मन्यते नैयायिका। व्याकरण के लोग आधी मात्रा भी कम कर दे तो सोचते हैं कि मैंने सूत्र में बना दिया, एक पुत्र जन्म के तरह से खुशी मनाते हैं। इसलिए हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, लिटरली देखा जाए सब कुछ रेडीमेड दे दिया हमारे पूर्वजों ने हमारे, केवल इसको प्रमोशन करने की जरूरत है। और जैसा कि मैं कह रहा था, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आज इतनी ऐसी क्या परेशानी आ गई कि हम खरा सोना लेके बैठे हैं और हमारे को मुकाबला करना पड़ रहा है पीतल से। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे पास खरा सोना है और पीतल वाले हमारे से ज्यादा मार्केटिंग करके वो कर रहे हैं, तो हम कैसे इस खरे सोने को वापस से इसका मूल्य दिला पाए और लोग कैसे समझ पाए। लोगों की आंखों के आगे तो एक पर्दा पड़ा हुआ है, पूरे समाज के आगे, संस्कृति के आगे और सरकार के आगे। तो इस पर्दे को ही हटाना है, एक तो चीज है। और दूसरा, चुनौतियां तो पग पग पे आएगी ही। और मैं जिस चुनौती की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि जब हम विश्व गुरु भी थे, सोने की चिड़िया भी थे, दूध दही की नदियां भी बहती थी, अजात शत्रु भी था भारत, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र भी था। तो आज ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई कि हम लोग जो टॉप पे है वो हमारे पिछड़े हुओं की तरफ देख रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मूल मंत्र है कि इस राजनीतिक मानसिकता ने हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। अंग्रेजों ने एक मिनट नहीं सोचा कि हम दुनिया की
अंग्रेजों ने एक मिनट नहीं सोचा, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश राजघराने ने एक मिनट नहीं सोचा कि हम इस दुनिया को, इस धरती का कल्याण करने वाले ज्ञान को, धरती को, सबको सही दिशा दिखाने वाले लोगों को किस बेदर्दी से, किस बेरहमी से खत्म किया हमारी भारतीय संस्कृति को, इस और ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कानून बना के, अगर अंग्रेजों ने कुछ किया तो सबसे पहले कानून बनाया उन्होंने, शिक्षा का कानून, और संस्कृत में शिक्षा देने को, गुरुकुल में शिक्षा देने को अवैध करार दिया। बहुत ही, ये आज जो सभ्यता संस्कृति है, ये हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों की लाशों पे, खून पे, उनको दबा के फिर इस व्यवस्था को उन्नत किया गया। ये ऐसे ही नहीं है, ये गुरुकुलों को बर्बाद किया। और यहाँ जैसा कि अगर मैं चाहूंगा कि आप राजीव दीक्षित को जरूर एक बार व्हाट्सएप, इस पे यूट्यूब पे सर्च करें राजीव दीक्षित को, तो आप वो सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेगी। तो हमारे सामने यही है कि कानून बना के इन सब चीजों को थोपा गया केवल अपनी मार्केटिंग करने के लिए और इस अंग्रेजी व्यवस्था को थोपने के लिए। लेकिन फिर भी वो जैसे एक अपने एक शेर भी है कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सब आए, मुगल भी आए, सब आए, आक्रांत आए, अंग्रेज भी आ गए। मत करिए आप, जो राम की बात हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, अपने इसके लिए नहीं, बिल्कुल यही करेगा। अब इसमें यह है कि मूल चीज वही है कि हम जब समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति सभ्यता को दबा तो कोई भी नहीं पाया। आज दिन तक अंग्रेज आए, कितने भी आक्रांत आए, तलवार लेके आए, तोप लेके आए, सब लेके आए, शिक्षा, मैकाले की शिक्षा लेके आए, सब भारतीय की आज जो सी व्यवस्था चल रही ये भी लेके आए, लेकिन आज तक इस धरती पे भारतीय शिक्षा सनातन की जड़ें इतनी गहरी कि कोई नहीं मिटा पाए। आज वो ब्रिटेन खुद मिटने की कगार पे है, लेकिन हमारी शिक्षा को कोई नहीं मिटा। अब ये समझने की जरूरत है कि वो सनातन जिंदा किसने रख रखा है। आज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चली, तो मैं बताता हूं कि यहाँ दो ही व्यवस्था है, एक तो भारत की परिवार व्यवस्था और दूसरी सारी व्यवस्था है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि भारत की परिवार व्यवस्था के अलावा जितने भी संगठन बने हैं सब आर्टिफिशियल संगठन है। क्योंकि अगर इस प्रकृति ने, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो प्रकृति का जो नियम है उसको जाना, उसको समझा और उसके आधार पर ईश्वर का आविष्कार किया। जहां तक मैं जान पाया कि हमारे लोगों ने खोज की, पूर्वजों ने खोज की कि ईश्वर को कैसे एक आम आदमी को समझाया जाए, कैसे अंगूठा छाप जो निरक्षर है उसको उस सर्वोच्च ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए ईश्वर का आविष्कार किया हमारे पूर्वजों ने और अपने दैनिक जीवन में उसको जोड़ दिया। इसलिए कोई कहता खोज, आविष्कार ईश्वर की खोज, अरे आविष्कार वो अब डिबेट करेंगे, उसमें खोज है कि आविष्कार है वो तो अलग बात है। नहीं, अब ये समझने वाली बात है कि वास्तव में प्रकृति है या ईश्वर है। आपके सारे देख लो, आपके जितने भी पुराण है, विष्णु पुराण देख लो, शिव पुराण देख लो, ब्रह्म पुराण, सारे पुराण जाके कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम से जोड़ते हैं। वो सब कहते हैं कि वो नीला, मतलब मैं ही मैं हूँ, तो मैं कौन है? प्रकृति के अलावा कोई मैं नहीं। तो इसलिए वो ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, पर मैं मूल विषय ये चाहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा विषय शिक्षा में संस्कार कैसे आएंगे। ये है एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार कुछ एक व्यक्ति थे जो गांव के बहुत सम्मानित थे, गुरु थे। तो वो एक लाइट लगी हुई थी, उसके नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। तो कुछ लोग आए गांव के, तो कहे गुरुजी क्या ढूंढ रहे हो? कि यार मेरी सुई गिर गई तो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो चलो अपने भी सुई ढूंढो गुरुजी के साथ। तो वो 2-4 लोग भी ढूंढने लग गए। फिर 2-4 लोग और आए, वो क्या कर रहा है? अरे यार गुरुजी की सुई गिर गई तो सुई ढूंढ रहे। घंटा पर ढूंढी उन्होंने, तो मिली नहीं। तो फिर एक समझदार आदमी ने पूछा, अरे गुरुजी ये सुई गिरी कहाँ पे? तो क्या, अरे गुरु गिरी तो वो नदी के उधर थी। अब लोग के वहां सुई गिरी, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा यहाँ पे लाइट है इसलिए ढूंढ रहे। ठीक है, तो उसी तरह से ये शिक्षा में संस्कार जो है ना, हम संस्कार को शिक्षा में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो शिक्षा में नहीं है संस्कार। वो संस्कार है हमारे गुरुकुल में और वो संस्कार है हमारे परिवार में। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को समझें कि संस्कारों का स्रोत क्या है, गुरुकुल और परिवार। इनके अलावा इन शिक्षा केंद्रों में संस्कार ढूंढने जाओगे
तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि आप तो छुट्टी लो क्या, और आपको जो सिलेबस दिया वो पढ़ाओ और इस चक्कर में मत पढ़ो। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि लगभग 70-80 साल दबा दबा के इस भारतीय संस्कृति को दबा दबा के गैर कानूनी बता के इस व्यवस्था को थोपा है, जिसको आज हम अपना मान रहे हैं। तो मुझे लगता है काम करने की ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा बोलने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये समय आत्मगौरव और आत्मसम्मान जिस दिन हमने अपने आप में जगह लिया तो दूसरे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आज चक्कर क्या पड़ रहा है कि मेरे पास जो धन है, असली सोना मेरे पास है, लेकिन मैं पीतल के प्रति लालायित हूँ, तो केवल इस भ्रम को, इस नासमझी को दूर करना है। और दूसरा वो केंद्र स्थापित करना है जो कि रचना जी कर रहे हैं, वो केंद्र स्थापित करने हैं, संस्कृति एवं विरासत केंद्र हमको गुरुकुल स्थापित करना है। और सबसे बड़ी बात है, सबको गुरु भाव में आना पड़ेगा। अपनी संस्कृति में कोई कॉमर्शियलाइजेशन तो भारतीय संस्कृति में कभी रहा ही नहीं है। कभी भौतिकवाद भारतीय संस्कृति ने बढ़ावा ही नहीं दिया है। केवल एक ही बात रहा है, सत्यवाद, और सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे अंदर जो तत्व है वो सत्य का तत्व है, और वही ज्ञान का भी स्रोत। इसलिए हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ यही हुआ है, गिफ्ट तो मिले ही हैं। और हम सब यहाँ कम से कम मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सब कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से कनेक्टेड है। वो कहीं भौतिकवाद से कनेक्टेड नहीं है, ये तो यहाँ नहीं आते। क्योंकि रचना जी को बहुत बार सुना, शुरू में हमको भी आता था, यार मैडम ऐसी बातें करती है, कौन मानेगा, किसको रोजगार तो मिल ही नहीं रहा इनसे। हम भी बहुत पीड़ा के बाद आज इस स्थिति में आए कि यही सही है। कई बार लगता था कि रचना जी पर इसे रोजगार नहीं मिलेगा। आज रचना जी के सामने भी वही चुनौती है और मेरे सामने भी यही चुनौती है कि हम तो सब एग्रीड है, लेकिन हमारे बच्चे एग्रीड नहीं। तो इसलिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उन्हीं के लिए हम तैयार हैं। अगर बच्चों को हलवा खिलाना है, दवाई खिलानी है, तो उसका टेस्ट में, चॉकलेट टेस्ट में दवाई मिला दो, उसके टेस्ट में मिला के देना पड़ेगा। यही अपने को स्किल की जरूरत है। और वैसे रचना जी का प्रयास देखिए आज केंद्र सरकार तक पहुंच गया है, लेकिन मेरा फिर भी कहना है इन सरकारों के भरोसे न रहें। सरकारों का एक एजेंडा है। आज आप एक छोटी सी बात कर लो, ये तंत्र, मैकाले तंत्र इतना स्ट्रांग है दुनिया में कि आप एक छोटी सी कुछ हलचल करके देखो, आप स्कूलों में दुनिया में हंगामा मच जाएगा। और ये सब, ये प्राइम मिनिस्टर हो कि कोई भी हो, ये कहेगा अरे बंद करो इसको। अपनी दुकानदारी जो दुनिया में चल रही है वो बंद हो जाएगी। इसलिए हमको तो जमीन से, अपने परिवार से, अपने समाज से नई व्यवस्थाओं का सृजन करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था कभी कुछ नहीं देगी। जैसा कि नारायण जी ने भी कहा, वो मैडम ने भी बोला कि चुनौती है हमारे सामने, सिलेबस में तो अलाउ नहीं करते। अब भारतीय इनकी हिम्मत नहीं है सरकारों की कि इसको कुछ कानून बना के लागू कर दो संसद में। क्यों नहीं कर रहे? ये आज जो सत्ता में है ये लोग क्या कह के आए, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, भारत भारत कह के आए और बंटा डाली, ये भी उसी लाइन में, कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे घरों से ही क्रांति शुरू होगी। धन्यवाद। और वकीलों को भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। वकीलों में बार एसोसिएशन में भी एक दिन क्योंकि आजादी की लड़ाई में वकीलों ने लड़ी। भरत जी सर का वो व्यावसायिक लड़ाई थी। विशेष आभार। नहीं, वो वेबसाइट थी, पर वेबसाइट को उन्होंने मान्यता एक नहीं, देखिए ऐसा था कि जब हमारे देश में मुगल आए थे तो मुगलों के एक हाथ में तलवार से और एक हाथ में कुरान। उन्होंने कहा धर्म स्वीकार करो या तो मत। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक हाथ में बाइबल रखी, दूसरे हाथ में उन्होंने रुपये रखे, नोटों की गड्डियाँ, और वो आपको तनख्वाहें दी कि भैया आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी अगर आप हमारे इस धर्म और संस्कृति का प्रचार। तो हम लोग आज उसी तनख्वाह के जाल में जकड़े हुए हैं। हमने भी 60 साल बाद ही काम शुरू किया। क्यों? क्योंकि 60 साल तक नौकरी की तनख्वाह के लिए, और आज हम पेंशन के लिए काम किया। और उसके बाद हमको समझ में आया कि नहीं, हमने केवल पैसे के लिए काम किया, लेकिन हमको अपनी संस्कृति के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये जो पैसे का जंजाल है, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी बाधा है। आज भी देखिए जो मिशनरीज हैं, जो ये कहते हैं, जिनको ये क्या कहते हैं, मुसलमानों के जो विद्यालय मदरसे, इनको लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है,
लेकिन अगर मैं एक वेद विद्यालय खोलती हूँ तो आप में से कोई भी उसमें सहयोग नहीं करेंगे। सरकार तो नहीं करेगी, जो नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग भी अपनी संपत्ति, अपनी संस्कृति के लिए देने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा आर्थिक पक्ष कमजोर है। इसलिए हम चाहते हैं कि उधर भी अपन ध्यान दें। और हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा देने को तैयार है, लेकिन आप योग क्या है, प्रोफेशनल। तो हमको भी थोड़ा अपने आप को प्रोफेशनल। और सबसे बड़ी बात है समय का। देखिए, आपको अगर तनख्वाह मिल रही है तो मैं आपको ज़्यादा तनख्वाह नहीं की आकर्षित कर सकती, और क्या तरीका है। आप अपने स्व विवेक से आ जाए तो ठीक है, वरना हमको एक ये रास्ता भी अपनाना है। तो ये जो फॉर्मल सिस्टम है, इस फॉर्मल सिस्टम में हम कैसे प्रवेश करें, उसका एक ये रास्ता संस्कृति का हमने किया। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैडम बहुत हमारे अग्रणी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि मैडम की हर भावनाओं को हम समझते हैं और साथ देंगे मैडम का, और आगे से आगे और कड़ी को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। और ऐसा है कि आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको कभी उदास होने का मौका नहीं देंगे। वैसे ऐसे कई मौके आए हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और उनके भरत जी सर के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप वकील साहब हैं तो पैसे से तो ऐसे वकील चाहिए, और इन्होंने एक नाम लिया, वो काफ़ी है इनके किरदार के लिए। इन्होंने कहा राजीव भाई को कर लेना, और मेरे में ये सारे जो परिवर्तन आए हैं और जो सारे सब कुछ हुआ है, ये उन्हीं की मेहरबानी है। और अपनी जो दोस्ती ये जो खास हुई ना, वो उसका कारण भी राजीव भाई है, क्योंकि वहाँ पे राजीव भाई का नाम दिया था फर्स्ट सेमिनार में, तब से आप सब मेरे दिल में बस गए थे। तब से सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बोली, मैंने कहा नहीं हमको ऐसा करना है। आप लेकिन आप दुर्भाग्य समझे कि राजीव जी दीक्षित ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाके पूरी ब्रिटिश काल में जो भी किया, सब फाइलों की स्टडी की, और उसके बाद ये ज्ञान बांटा। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, एक भी अखबार में हिंदुस्तान के एक भी न्यूज चैनल पे सूचना नहीं मिली। और आज भी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि राजीव जी दीक्षित नहीं है। अगर मैन टू मैन कर रहे हैं ना, तो वो भी अपन जो मैन टू मैन सूचना से ही पता पड़ रहा है। मतलब ये सिस्टम कितना दबाव। आप यूट्यूब पे फॉलोअर्स देखो, उससे पता लग जाएगा कि राजीव भाई कौन थे। आज मतलब लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर्स है, तो ऐसे ही नहीं होते। तो उनकी जो बात है ना, आप ऐसे एक बार सुनना शुरू कर दो, फिर उनसे हटने की कभी इच्छा नहीं होती विषय। मतलब इतनी प्रतिभावान, और वो IIT कानपुर टॉपर थे। ऐसी कोई मतलब छोटे छोटे ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो तो ऐसे उनके बहुत सारे ऑफर भी थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे से काम नहीं किया। तो भरत जी भाई साहब, आपका बहुत स्वागत। और नया ये भरत जी भाई साहब भारत, नया भारत के लिए हम कामना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच में मैडम पधारे, मैं नाम बसंती जी वैष्णव है। हाँ, और आप मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट की संस्थापिका अध्यक्ष है, बजरंग सेना से जुड़ी हुई है। अच्छा, और हमारे दिव्य परिवार की तो ये रीढ़ की हड्डी है। तो आपका भी स्वागत। तो आपका शीतल जी से आग्रह करूंगा कि एक मिनट में अब क्या अपना खुला मंच है, तो कोई भी अपने व्यक्त करना चाहे, जिसमें हमारे जो विद्यार्थी ने प्रेजेंट रहे, तो और समय सीमा भी हमारे ने तो अपना आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम देजेंद्र सिंह है। मैं एक एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और साथ में MA संस्कृत के विद्यार्थी भी हूँ। अभी क्या है कि करीब 1 साल पहले मैं एक लेटर लिख रहा था कि भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। मतलब मेरे दादाजी हैं, तो उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई कैसे इसको किया जाए। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, जब अगर भारत विश्व गुरु बन जाए तो उसमें क्या आप क्यों चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, लिख के बताओ मुझे। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं भारत को विश्व गुरु बनाना इसलिए नहीं चाहता हूँ, वो मेरा अहंकार है। जैसे होता है ना कि मेरे घर बड़ा हो, मेरे घर में गाड़ी हो, मेरे घर में ये हो। तो भारत को विश्व गुरु बनाना अपनी कोई अहंकार की बात नहीं, वो विश्व कल्याण के लिए। अगर भारत विश्व गुरु बनता है तो पूरे विश्व का कल्याण होता है। अगर वैदिक ज्ञान से भारत विश्व गुरु, जब तक वैदिक ज्ञान की स्थापना नहीं होगी भारत में, तब तक पहली बात तो विश्व गुरु बनेगा नहीं।
और अगर वैदिक ज्ञान आ गया तो आज जो विश्व में सबसे बड़ी जो समस्या है, आज देखिए आप, सबसे बड़ी जो समस्या है विश्व की वो है क्लाइमेट चेंज, जो कि शायद भारत में बहुत कम जगह बातें हुई इसकी क्लाइमेट चेंज, जो कि अपने ऊपर एक क्या कहते हैं तलवार लटक रही है क्लाइमेट चेंज की। जो जो इस विषय में जानते हैं, आप जानते होंगे कि कितनी बड़ी समस्या, सब तरफ बाढ़ आ रही है, सब कुछ क्या हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी की है। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है आत्मज्ञान। जो मनुष्य का आत्मज्ञान है वही उसका सॉल्यूशन है। कि जब तक, अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंसान की भोगवादी प्रकृति, कि उसको लगता है कि भाई मैं भोग करूं तभी मुझे मिलेगा। मतलब आज भी आप देखो, जैसे वैदिक ज्ञान तो रहा नहीं, तो लोगों को क्या लगता है कि जितना मैं इकट्ठा करूंगा, भाई मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है तो मेरे पास 10 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे पास अगर एक चीज है तो मेरे पास डबल होनी चाहिए, तो भोग करने की, भाई जितना मैं कंज्यूम करूंगा, जितना मैं भोग करूंगा उतना ज्यादा मैं खुश रहूंगा, जो कि आप जानते हैं कि गलत है। जितना इतनी भोग करता है उतना और दुखी होता जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका सब चीजों में विकसित है, वो अलग अलग, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, लेकिन अगर आप उनके आगे उठा के देखिए, मानसिक तनाव में वो टॉप की लिस्ट में आता है, मानसिक तनाव में। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, वो है भोगवादी प्रकृति। जो भी आज विश्व की जो टॉप कोई सी भी चीजें चल रही, चाहे वो आप टेररिज्म देख लीजिए, सब उसका एक बड़ा कारण है आत्मज्ञान नहीं होना। कि भाई अगर कोई इंसान जान लेता है, जैसे जो जेंडर में भी जैसे असमानता है कि बेटा बेटी सब, तो उसके पीछे भी ये कारण वही है। और इसका सॉल्यूशन है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान में क्या सिखाया जाता है कि आप कौन, आप एक चेतना हो, आप क्या हो, एक आत्मा हो। तो जब चेतना से चेतना देखेगा, उसको ये तो दिखाई देगा कि पहले ये स्त्री है या पुरुष है। जैसे मैं यूट्यूब से काफी वर्षों से मैं आचार्य प्रशांत जी को सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे जो बुरे लोग होते हैं ना, जितने भी संसार में जो बुरे लोग होते हैं, वो इकट्ठे होकर काम करते हैं। आप देखोगे कभी भी आतंकवादी संगठन आपस में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन जो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं उनमें कोई इकट्ठ नहीं होती, वो सब अपने अलग करें, तू तेरा कर, मैं करूँगा, ये करेगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता काम। तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति, उनका हमें खुल के समर्थन करना चाहिए। जैसे राजीव दीक्षित जी की बात की, मैं खुद उनको काफी वर्षों से सुना मैंने, और मैंने हर एक टॉपिक पे उनको सुना और बहुत सुंदर विचार थे। लेकिन चक्कर क्या पड़ा कि उनके प्रमोशन के लिए लोग इतने नहीं आए। आज बिना प्रमोशन के भी उनके यूट्यूब, सोशल मीडिया पे करीब 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। और एक आचार्य प्रशांत है जो कि वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचा रहे, उनके 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर, वो अकेले दम पे। ये दोनों जने हैं ना, तो इन दोनों जनों ने, इनको भी पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं मिला, इन्होंने अपना खून बहा के, मतलब ये जितना भी ज्ञान अपन को सौंप के गए, उसके पीछे उनका खून था उनका। मैं थोड़ा सीरियस भी हो जाऊंगा, आप उसको मत लेना, पर आज ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे चाय नाश्ता हो जाए और सब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आज जो भी सार्वजनिक चर्चा हुई, जो बातें हुई, वो घर घर तक पहुंचे हैं। आज ये जो अभियान छेड़ा है, जो संकल्प लिया है, उसको घर घर तभी तक है। अब जैसे मैं युवा हूँ, तो युवाओं का जैसे अभी हमारे यहाँ ना, जैसे सोशल मीडिया पे एक न्यूनतम बात चल रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमलाइजेशन। न्यूनतम बात में यूँ है कि आप इतनी कम से कम चीजें प्रयोग करो ताकि प्रकृति को हानि हो। जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, तो हम कपड़े भी पुराने खरीदते हैं। जैसे पुराने के मिलते हैं कपड़े, ऐसे की कोई दिक्कत नहीं, पुराने इसलिए खरीदते हैं ताकि प्रकृति को कम हानि हो। कि भाई हम जब नए कपड़े खरीदेंगे तो क्या होगा, पेड़ कटेगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, आपके जो ट्रक में जहाँ से बन के आ रहे हैं, तो वो कार्बन का एक एमिशन होगा ऐसे। उसके अलावा मैं खुद वीगन 3 सालों से मैं गाय का दूध, दही, घी, छाछ, उसके अलावा शहद वगैरह कुछ यूज नहीं करता। उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि आज भारत बीफ का नंबर 2 का एक्सपोर्ट करता है। आज भले हम कहें कि भारत ये है वो है, अहिंसा की नगरी, लेकिन भारत नंबर 2 पे बीफ का एक्सपोर्ट करता है। और फर्स्ट नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील में जो गाय भैंस का जो मांस आता है, वो होता है फार्म में बनता है। फार्म होते हैं ना, वहाँ पे गायों को रखा जाता है, फिर उनको स्लॉटर किया जाता है। लेकिन भारत में जितना भी गाय जो मांस जाता है, वो अलग अलग जाता है। जैसे अलग अलग एरिया में जो गाय हैं उनको उनसे, और अपनी हिपोक्रेसी ये है कि हमने भैंस को जीव भी नहीं माना है। मैं गाय माता का बहुत आदर करता हूँ, और जैसे मैंने वैदिक साइड भी मैंने अध्ययन किया, तो उसके पीछे है कि भाई गाय में से गुण है, ऐसे कुछ गुण है, उसके कारण वो माता का दर्जा उसको मिला है। लेकिन हमें, जैसे हमारे धर्म में हमें सभी जीवों को एक समान बताया है कि भाई आप उसका भी आदर करो। लेकिन अपने भारत में भी भैंस का कहीं नाम नहीं लिया जाता। तो वीगन बनने का है कि आप जितनी ज्यादा दूध की मांग करते हो, उतनी ज्यादा क्या, आप डेयरी इंडस्ट्री का, अगर आप एक माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री है, आप यूट्यूब पे जरूर देखें उसको। तो आज उस डॉक्यूमेंट्री में देखोगे ना, एक डॉक्टर हर्षा नाम का व्यक्ति है जो पूरे भारत में घूम कर एक केस स्टडी करता है कि भाई भारत में बीफ आता कहाँ से। तो जितनी ज्यादा दूध की मांग है, उतना वाला डेयरी वाला गाय के साथ
करते ही पहले उसको गर्भ धारण कराया जाता है कृत्रिम रूप से, एक रेप की तरह ही। उसके अलावा उसका जो बच्चा होता है, बच्चों को क्या बाहर भेज नहीं सकते, तो खूटे में बंद बन के भूखा मर जाता है वो। वैसा कि ये अपवाद कुछ हो सकते हैं कि कुछ कुछ जगह नहीं हो, कुछ गौशाला में बहुत अच्छा रखा जाता है। हम सर जैसे सर के साथ हम पथमेड़ा गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, गायों का बहुत अच्छा रखा होता है। कुछ गौशाला अपवाद हैं, लेकिन आज आप अगर मार्केट में घूमेंगे तो अगर मैं मार्केट में घूमता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। गायों को आप देखिए कि सड़कों पर घूम रही है, क्योंकि भैंस नहीं घूमेगी, भैंस स्लॉटर हो जाती है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, भैंस स्लॉटर हो जाएगी, गाय अभी सड़क पर घूम रही है। और इसका कारण है कि हद से ज़्यादा दूध की मांग, हद से ज़्यादा हर चीज़ में दूध, पनीर हर चीज़ में। और मैं एक एक्यूप्रेशर होने के नाते, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे जैसे हम पेशेंट देखते हैं तो उसके अलावा हमें उसका भी काफ़ी नॉलेज है कि व्यक्ति के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है दूध का, उस दूध का जो ये मिलावटी जहर आप पी रहे हैं आजकल, उसका आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो दूध पिए जाने वाले हैं पंजाब और पटियाला, इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज वही है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन करूँगा तो घंटा पर लग जाएगा, या सोशल मीडिया पर आपको सब कुछ उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो न्यूनतम बात की जो युवा में चल रही है कि हम जितना कम हो उपयोग करें, ताकि क्या है पर्यावरण को कम हानि हो। तो ये अपनी जो भारतीय संस्कृति जो पहले से ही है कि भाई जैसा मैडम ने बताया था कि नीचे बिठाया जाता था, टेबल कुर्सी का उपयोग नहीं किया जाता था, हर चीज़ को न्यूनतम कि जितना कम आप एमिशन कर सको, तो वो अपने उसमें पहले से ही था। उसके अलावा जो मैं ये वीगन की बात कर रहा हूँ तो ये कोई अलग बात है ही नहीं, ये अहिंसा की बात है जो कि अपनी संस्कृति में शुरू से ही है। क्या ऐसा मैं जैसे कहता हूँ कि लोगों को कि भाई आप दूध मत लीजिए, गाय को हानि, आप प्लांट बेस्ड दूध ले लीजिए, जैसे नारियल का दूध हो गया, मूंगफली का दूध हो गया। तो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की तो दूध पीता है, तो मैं उनका कहता हूँ भाई तुम कृष्ण भगवान तो बहुत कुछ करते थे, तुम क्या क्या करते हो। जैसे ऐसा कहते हैं कि कृष्ण के समय में मूली बचती थी और गाय दूध देने लग जाती थी, ऐसी थी वो, माता के बराबर दे जाता उसको, माँ जैसे माँ होती है। लेकिन आज के समय ऐसा क्या, आप देखिए कि आज के समय क्या ऐसा हो रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप ये कुछ चीज़ें हैं इसको थोड़ा विचार करें, और आज यहाँ से जाएँ तो संकल्प लें कि भाई कि हम ये जो चीज़ें हैं तो इसका जितना, जैसे राजीव जी का है, आचार्य जी का है, तो ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें। कम से कम अगर हम इतना ज़्यादा बाहर खुल के वो काम नहीं कर सके तो जो कर रहे हैं, तो आज आपके पास सबसे बड़ा हथियार पड़ा है AK-47 का ये वाला, तो सबसे बड़ा वेपन पड़ा है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांति आज मैं खुद जुड़ा हूँ इससे, तो मैं इस मोबाइल के माध्यम से जुड़ा हूँ, तो एक आपके पास एक सशक्त माध्यम है। तो बस मैं इसी के साथ ये विद्यार्थी है और अपने सबसे एक ही विद्यार्थी है और अभी आए उसमें, और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है विद्यार्थियों का कोई नूर है। हाँ, ये बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है इनका, और बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं और पशु प्रेमी भी है। और इनकी जो घटनाएं कहेंगे तो आप थोड़ा सा आपको हंसी भी लगेगी। एक घटना कही देता हूँ आपको। किसी ने मुझे शिकायत की कि इनके पिताजी के लिए रोटी रखी थी, क्या कि सब इन्होंने खाना खा लिया, इन्होंने क्या कि कुत्ते को दे के आ गया, पिताजी को रोटी नहीं रखी। तो मतलब यूँ है कि पिताजी की रोटी भी भूल गए उसकी, मतलब उस जीव के आगे। तो इसका मतलब ये कितना इनोसेंट है, और कितनी बार क्या होते हैं मेरे से पैसे लेते, मेरे से पैसे लिए, इनकी बात बताओ, मेरे से परमिशन भी नहीं दी। मैंने कहा इतने रुपए के लेना, ना 10 रुपए के बिस्किट लिया है। मैंने कहा इतने पैसे का, सर वो तो मैं कुत्ते के डालने के लिए बिस्किट लिया है। मैंने कहा मेरे बिना परमिशन तुम दान कर रहे हो। बेटा ठीक है ये तो ये जो भावना जो है ना, वो तो ये मेरे को जानता है अच्छी तरह, इसलिए इसको पता है कि वहाँ सर के पैसे तो वहाँ कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन इनकी जो भावना जो है ना इस तरह, क्या सर मैंने वो कुत्ता वो ऐसी कड़ल मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने बिस्किट ला के सर इस पैसों का मैं बिस्किट लिया है। मैंने बोला कि पेट्रोल पड़ा था कि 500 का नहीं भरवाना, तो क्या थोड़ा 490 का, ऐसा कम आंकड़ों पर क्योंकि वो मिस्टेक करते हैं इसलिए। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तुम्हें ना 480 का भरवा के आ जाना, गाड़ी को ले जाने थी कि मैंने कहा बाकी पैसे बचे जो बाकी के बिस्किट आ गए। अच्छी बात है, समय और भी खुले मन से एक बार एग्जाम इन्होंने छोड़ दिया और उसको कबूतर या कुछ हुआ था तो उसको ले गए हॉस्पिटल। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ये मानवता की एक बहुत मिसाल है। इसके अलावा बहुत है इनके पास। तो और कोई खुले मन से प्रस्ताव, और मैडम इनको डर लग रहा है कि ये चीजें चाय में कचौरी केले पे खत्म नहीं हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ एक खीर पूरी का प्रस्ताव रखा जाए कि ये प्रोग्राम भी आगे और बढ़े। नहीं अच्छी बात है, प्यार है सर, बिल्कुल खीर पूरी के लिए तो ऐसा है। देखिए संस्कृति विभाग ने कहा था 2-2:30 बजे, और उसके बाद जिनको भी जाना है वो जा सकते हैं, और जिनको भी चर्चा में भाग लेना है
अभी है ना ऐसे लगभग तो सब बोल रहे हैं। अभी जिनको जल्दी है नहीं, देखो उसके बाद हमारा कार्यक्रम देखो ऐसा है, ऑफिशियली में संसद उसके बाद विभाग में की हम तरफ लोग से एक एक्शन प्लान भी बनाएंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ जिसकी भी रुचि हो रुके। तो हमारे संस्कृत विभाग की तरफ से मैं धन्यवाद दे देता हूँ। फिर विभाग की तरफ से अपने श्रीमानी मैडम शीतल श्रीमानी मैडम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जो कि आप कौन से कॉलेज से हैं? कला आश्रम से, हाँ बीएड कॉलेज से हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुख्य वक्ता मैडम जो है उनका, क्योंकि आपने ये सब जो जोड़ी जो बने हैं, मुख्य नायक जो है हीरो आप ही हैं, तो आपकी वजह से ये सारी चीज समा बन पाया है। तो आपका विशेष आभार, और आगे भी ऐसा कोई कार्यक्रम रखोगे तो हम पूरा आदर और संस्कृत विभाग में हमेशा स्वागत रहेगा। अब तो केंद्र बन गया तो स्वागत, अब तो आपका घर बन गया है, तो अब आपको तो अब आपका हमारे घर के सदस्य बन गया, तो आपको तो करना ही है। एक ग्रुप फोटो हो जाए इसे बैनर बिल्कुल जी, और ये भरत जी भी यहाँ पे बैठेंगे और जिन लोगों की भी और इच्छा है कि घनश्याम जी पटवा साहब और हमारे विभागाध्यक्ष कुसुमलता जी मैडम, आपका भी विशेष आभार कि आपने खूब रुचि से कार्य किया और बड़ी सबको पूरा मैनेज किया, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी बाहर से और विशेष इंग्लिश विभाग से आप पधारे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस कार्यक्रम में, और वैदिक से आप पधारे, और आप कौन सी सेना से? मेवाड़ शक्ति मेवाड़ शक्ति, जो भी आपसे मैं पहले परिचित हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मिले हम, क्योंकि मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं कहीं मिला हूँ, बहुत एक्टिव है। हम अपने कार्यक्रम में मिले होंगे। एक सबका सामूहिक पोस्टर के साथ। और डॉक्टर निर्मला शाह मैडम का भी विशेष आभार, क्योंकि आप आशीर्वचन तो आपका हुआ नहीं बेटे बेटे, क्योंकि आपका आशीर्वाद चाहिए। आप गुरु भैया हैं, गुरु के भी गुरु हैं, तो आपका विशेष, क्योंकि आप इस स्थिति में बोला कि मैं खड़ा नहीं रहा, तो भी आए हैं। तो मैं सबका, और शीतल मैडम का भी, डॉक्टर शीतल मैडम का भी आभार धन्यवाद। और हमारे विद्यार्थी जो है तेजेंद्र, बहुत शुरू से लगा कर लास्ट तक पूरा गंभीरता से सुना है, और आगे अप्लाई भी करेगा, मुझे पूरा विश्वास, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और अपनी टीम को बड़ी करेगा, और कर रखी है इसने, अपना ग्रुप बना रखा है, बहुत अच्छा कार्य करेगा, और आगे भी और इससे उत्साह मिलेगा और करेगा, और हम सब साथ में हैं तेजेंद्र के। प्रकाश हमारे समाज की स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्याग्रह प्रकाश, इसमें वेदों का ज्ञान है और हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे जीवन जीना चाहिए उसके सारे इसमें समुपास है। इसका मैं आपसे हाँ, मैडम का विशेष आभार चंद्रकांत जी मैडम का, कि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ये आप गिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति वाली पुस्तक है। और ये भी हमारे गुलाबाग में लिखी गई, उदयपुर में। वीर सावरकर और चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद ये सब इसी पुस्तक को पढ़ के देशभक्त बने। आप चंद्रकांता जी मैडम, आप बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इस धर्म का प्रचार करें। आपकी भावनाओं का हम नमन करते हैं। आपने 3 क्या 30 के बराबर, 3000 के बराबर कार्य कर दिया आपने। ये पुस्तक है हमारे ये संस्कार सौरभ हमारे नवलखा में 16 ही संस्कार के बारे में वहाँ पे पूरी लिपिका बनी हुई है। आप सभी लोग को देखने जाए, 16 संस्कार वहाँ से निकलती है पुस्तक, और ये पुस्तक हर महीने निकलती है। तो ये आप सभी अलग अलग महीने के हैं, हालांकि मेरे को प्लानिंग से आई नहीं, इसलिए ऐसे ये पुरानी, हाँ ये पुरानी संस्कार तो रहेंगे, पुराने में आप भी इसके मेंबर बनना चाहे तो आपको भी पुस्तक का प्रकाश के आपको सबको पहुँचाई जाएगी। अरे तो दूल्हा आप आप लोगों से मिलते रहते
समय आता है पुरानी मिस्त्री है पर मेरे अरे पुरानी ये पुरानी एकदम नहीं है, आपने आगे दी है। तो मैंने हम तो पहली बार बोलेंगे। सब फोटो खींचो आप बैठे हम लोग पीछे हो जाएंगे ये बैनर आ जाए। डालो तो भी आ जाओ आगे वो ले लो फोटो में आप भी बोल में ले इस कार्यक्रम के बाद शीतल इसका जी मोबाइल है? धन्यवाद देंगी और उसके बाद आगे मीटिंग भी चलती रहेगी।